सर एक दो क्वेश्चन हैं, एक मिनट बताता हूँ। आज स्ट्रेंथ इतनी कम क्यों है? सर वो मीटिंग अभी स्टार्ट हुई ना, तो बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं इसलिए। सर मेरा प्रीवियस जो है उस लेक्चर से क्वेश्चन है सर। सर कास्टिक सोडा वाले कोर्स है सर, उसमें सर हम देखते हैं कि सर मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी आप सर जो हम मोल्टन NaCl होता है सर, उसके सर में जब देखते हैं तो वहाँ पर हमारे पास सोडियम जो होता है सर वो रिड्यूस होता है, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं तो सर यहाँ पर हमारे पास जो है OH जो है ना वो आके इधर रिड्यूस हो जाता है। सर ये क्यों होता है? दोबारा क्वेश्चन पूछिएगा। सर सोडियम क्लोराइड जो है सर, जिसमें हम जब मोल्टन लेते हैं, एक तो हमारे पास मोल्टन है जिसको सर हम डाउन सेल भी कहते हैं सर, उसमें हम देखते हैं कि वो सोडियम जो होता है सर वो आके रिड्यूस होता है हमारे पास कैथोड पे, लेकिन सर हम जब ब्राइन का लेते हैं सर वहाँ पर सोडियम नहीं होता रिड्यूस सर, ये क्यों सर? आप सेल के ऑपरेशन की बात कर रहे हैं? जी जी सर, मैं सेल के ऑपरेशन की बात कर रहा हूँ। इस फ्लो शीट में सोडियम तो कहीं पे भी रिड्यूस नहीं होता। सोडियम आयंस नहीं सर वो जी सर, जब हम मोल्टन NaCl लेते हैं, मोल्टन NaCl यहाँ पर तो हमने सर, यहाँ पर तो हमने ब्राइन सोल्यूशन लिया, दोनों सेम है सर। वहाँ पर हमने क्या किया, वहाँ पर हमने मोल्टन NaCl लिया, वहाँ पर तो सोडियम आपके कैथोड पे रिड्यूस हो जाता है। यहाँ पर सर मैं कंपेयर कर रहा हूँ सर डाउन सेल के साथ इसको। अरे बाबा देखें, दो चीजें जो है वो मुख्तलिफ है। एक जो आप मोल्टन की बात कर रहे हैं ना, उसमें आयंस नहीं है। जब आप सोल्यूशन में किसी इनऑर्गेनिक को डिसॉल्व करते हैं वाटर में, तो वो डिसोसिएट हो जाता है, वहां पे आयन जनरेट होते हैं। फिर आपने उस सेल में दो कंपार्टमेंट्स बनाए होते हैं, एक एनोड है जो कि पॉजिटिव है, दूसरा कैथोड है जो कि नेगेटिव है। अब पॉजिटिव टर्मिनल पे नेगेटिव आयंस मूव करेंगे ना, पॉजिटिव टर्मिनल पे सोडियम पॉजिटिव आयन तो मूव नहीं करेगा, क्योंकि ऑपोजिट अट्रैक्ट्स ईच अदर। इस वजह से जो ये वाला सेल है, जो मेम्ब्रेन सेल या डायफ्राम सेल है, उसमें क्लोराइड आयंस मूव करते हैं पॉजिटिव टर्मिनल पे, और दूसरे सेक्शन में हाइड्रोनियम आयंस मूव करते हैं नेगेटिव टर्मिनल पे। राइट। जी कोई और क्वेश्चन? सर मैंने पूछना था कि ये जो मिड्स के कितने लेक्चर, जो मिड्स के एग्ज़ाम में और फाइनल्स के लिए कितने लेक्चर्स हैं, ये किस्म का सिलेबस बता दें काइंडली। ये आखिरी लेक्चर में बताऊंगा। ओके सर। तो लास्ट लेक्चर से रिलेटेड, वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आप लोगों का? सर जी सर ये जो वेट प्रोसेस में आपने कहा था कि पहले हम पानी डालते हैं, बाद में उसको वेपराइज करते हैं, तो इसकी वजह से फ्यूल कंजम्पशन भी ज़्यादा होती है, तो जी हमारे लिए कौन सा प्रोसेस बेटर रहेगा, वेट प्रोसेस के ड्राई प्रोसेस? असल में दोनों प्रोसेसेस के ना अपने प्लस और माइनसेस हैं। ड्राई प्रोसेस में आपकी फ्यूल कंजम्पशन कम होती है, वहाँ से आपको कॉस्ट थोड़ी सेव होती है। और चूंकि प्रोसेस ड्राई है और इस प्रोसेस में क्रशिंग, ग्राइंडिंग, मिक्सिंग बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है, तो डस्ट बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होती है, पार्टिकुलेट मैटर की पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होती है। वेट प्रोसेस में चूंकि वाटर को वेपोराइज करना होता है, एज सीमेंट इज ए ड्राई सॉलिड प्रोडक्ट, तो आपकी फ्यूल कंजम्पशन ज़्यादा होती है। मगर इन कंपैरिजन टू ड्राई प्रोसेस,
वेट प्रोसेस में चूंकि वाटर की प्रेजेंस में ग्राइंडिंग, क्रशिंग और मिक्सिंग है सॉलिड्स की, तो इस वजह से जो पार्टिकुलेट मैटर पोल्यूशन है वो बहुत मिनिमम होती है इन कंपैरिजन टू ड्राई प्रोसेस। सो इसमें आपका फ्यूल का खर्चा ज़्यादा है, यानी कि वेट प्रोसेस में, और ड्राई प्रोसेस में आपका फ्यूल का खर्चा तो नहीं है, लेकिन पार्टिकुलेट मैटर की पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए फिर जो आपने ट्रीटमेंट प्लांट या ट्रीटमेंट सेक्शन लगाया होगा उसकी कॉस्ट ऐड होती है। तो इट डिपेंड्स अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स कि आप किस प्रोसेस की तरफ मूव करना चाहेंगे। जो भी प्रोसेस हो बस उसका काम ये है कि वो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन में एडिशन ना करे, रेगुलेशंस को फॉलो करें। ओके सर। जी, कोई और क्वेश्चन? सर जब आयरन Fe+3 से Fe+2 जो है कन्वर्ट किया जाता है मतलब वाइट सीमेंट प्रोडक्शन में, तो सर उसकी कन्वर्जन में उसकी वजह से कोई उसकी स्ट्रेंथ पे वो होता है इफेक्ट नहीं, सीमेंट की? कलर जो स्टार्टिंग कंपाउंड है वो Fe+3, तो जैसे ही वो Fe+2 में कन्वर्ट होता है तो इसमें ना कैल्शियम की उसने बात की है कि उसके साथ कुछ छेड़खानी होगी, ना एल्यूमिनियम के साथ। वो आप कन्वर्ट करते हैं Fe+2 में तो आपको ब्लीच फॉर्म में सीमेंट मिल जाता है, बाकी कंपोनेंट्स इससे अफेक्ट नहीं होते। जी, लेक्चर स्टार्ट करूं? सर काइंडली वेट 5 मिनट्स। हैरियत? सर काइंडली बस 5 मिनट वेट करें, मैं बताता हूँ। यार कोई रीजन होनी चाहिए ना 5 मिनट वेट करने की। ये सी भाई कोई क्वेश्चन पूछ रहे हो मुझसे? जी सर स्टार्ट कर दें। नहीं, अगर आपको क्वेश्चंस पूछने हैं तो पूछ लो। ये स्लाइड शेयर्ड? यस सर। जी, सो सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस स्टार्ट किया था। सर रिकॉर्डिंग स्टार्ट। तो वीडियो शेयर की थी आप लोगों के साथ इनिशियली, बस क्विकली सा एक ओवरव्यू लेते हुए। डेफिनेशन थी कंपोजिशन, कंपाउंड की बेस में, एलिमेंट्स की बेस में या ऑक्साइड्स की बेस पे। कलर बेस के बाद हुई, वी हैव टू काइंड ऑफ सीमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू कलर, वाइट एंड ग्रे। ग्रे सीमेंट को हम ओपीसी, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट कहते हैं। रॉ मटेरियल्स में वी हैव लाइमस्टोन, क्ले एंड जिप्सम। लाइमस्टोन जो है ऑब्वियसली हम चाहेंगे कि जो हमारे रिएक्टेंट्स हो दे शुड हैव हाई प्योरिटी
and they should have a very low amount of impurities. Accordingly, this thing will affect the product quality. So fortunately, Pakistan have high line reserves. So Pakistan में जितने भी cement plants हैं, they use high line. Means limestone which is having greater than 90% calcium oxide. Clay जो है वो second important raw material है for cement manufacturing, and as per the requirement it should have high silica contents, and it should have low alkali and aluminium contents. Gypsum is the third major raw material, although it is added in very minute amount, but it is a very important component in cement manufacturing, as it will delay the hardening process of cement. If we do not add if we do not add gypsum in cement, so as we all know, whenever there is a construction and we use cement, so we mix water in cement and then we apply it on the walls. So if gypsum is not present in such cement, so as soon as we will add water in the cement, it will rapidly harden. बहुत तेजी से वो सॉलिड हार्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा अगर उसमें जिप्सम नहीं होगा. So we will not be able to apply it on any surface, or the finish of the surface वो बहुत poor होगी, उसकी outlook बहुत poor होगी. So that is why we add gypsum in the cement. It basically delays the hardening process of the cement. So इस delay से हमें ये फायदा होता है कि हम उसको ट्रांसपोर्ट वेट सीमेंट को इजीली कर लेते हैं, मल्टीपल स्टोरी बिल्डिंग हो गया, and we can apply cement easily onto the structure, onto the wall surfaces, and we can give it any kind of shape as well. So it helps us in the application of cement, that is gypsum. Then fuel, as cement is synthesized with the help of a rotary kiln, a reactor, and for the conversion of raw material into cement, we require very high temperature. So to get such high temperature, we need to burn fuel. So the combustion of fuel generates flue gases at high temperature, and the heat available in these high temperature gases is then used to cook the reactants in order to get cement. Initially, the furnace oil was used as a fuel in the industry, but because of its high cost, now we have to look for other options. One of the option is coal. Naturally available coal in Pakistan is of very low quality, so either we have to import the coal of high quality, or if we want to use this low quality Pakistani coal, then we have to add a post treatment section. And the objective of this treatment section would be to remove all the impurities which are moving with flue gases, those flue gases which are generated from the combustion of coal. If we are using wet process, then water will also be a major raw material there. So these are different steps involved in the production of cement. Firstly, we have to crush and grind the raw materials, clay and limestone. Then we have to mix them, and we have to get a homogeneous mass, a homogeneous mixture, uniform composition mixture, and their mixing is also performed in a grinding machine. Then we have to transport this grinded mixture, raw material mixture, into the rotary kiln, where these raw materials will be cooked and converted into cement. And at this point, the cement is known as clinker. And then in the final step, we will grind clinkers in presence of gypsum. As a result, we will have our final cement product. So if we are using water, if we are having a wet cement manufacturing process, then we will use water. Then grinding, the first two steps will be performed in the presence of water. So generally, water and solids, this mixture is known as slurry. And in this slurry,
water will be 40% by weight, while solids will be 60% by weight. Then there was a comparison between wet and dry process. So every process has its own plus and minuses, pros and cons. So again, जिस अभी मैंने explain किया कि depending upon the availability of the funds, availability of the money, investment, we can select either of the process. In case of wet process, generally there will be no or very minute amount of particulate matter pollution. In case of dry process, the particulate matter pollution will be of very high, क्या कहना चाहिए, high level. So we have to then add the particulate matter capture section in such cement dry process. Then comes the processing steps details. The first one is the crushing and grinding of clay or limestone. So obviously there will be some results where clay and limestone will be, and especially in case of limestone, यानी कि कहीं कोई पहाड़, कोई चट्टान, कोई इस तरह की चीज़ होगी जहाँ पे limestone present होगा, तो we have to obtain limestone from that source. Clay source, generally clay source are also present in areas where which are rocky in nature. यानी कि जहाँ पे जो पथरीली ज़मीनें, चट्टानी ज़मीनें जो होती है ना, वहाँ पे ये चीज़ें मौजूद होती हैं. We have to excavate the deposits of limestone and clay. Then we will transport these rocks of like clay and limestone to the plant, and then on the plant the crushing and grinding of these raw materials will start. Obviously, as you all have might have noticed that cement physically is a very fine size powder material. So that means we have to grind our raw materials to a very fine size. Okay? Now that cannot be performed in a single step. We perform this crushing and grinding in more than one steps, so that we can divide the load. As a result of this load division, the size of crusher and grinder, it becomes in such a range that we can control these equipments very well, and they do not occupy a huge space on the plant site. तो हम क्रशिंग और ग्राइंडिंग मल्टीपल स्टेप्स में करते हैं, जिससे लोड डिवाइड हो जाता है और उससे ये इक्विपमेंट साइज स्मॉल हो जाता है और उसका कंट्रोल ऑपरेशन का अच्छा हो जाता है. तो इनिशियली हम एक क्रशर में से पास करते हैं, प्राइमरी क्रशर, and the job of this crusher is to reduce the size of rocks up to 100 millimeter particle size. Then from primary crusher, 100 millimeter particle size solids goes into the secondary crusher, where again we perform crushing section, size reduction, and the particle size is reduced to 10 millimeter from 100 millimeter particle size. In case of wet process, we will use a rotary grinding ball mill, and as water is present, so when we want to perform crushing in presence of a liquid, then these grinders or crushers, they are of very sophisticated nature. Generally, if we have a dry operation, then crushing, grinding or size reduction operation, it becomes a lot easier. ठीक है, जैसे बादाम को तोड़ना है तो ड्राई होता है, आराम से टूट जाता है, दांतों से भी टूट जाता है. बट इफ अ मटेरियल गेट्स वेट, तो उसको ग्राइंड करना विल बी इज वेरी डिफिकल्ट, because of its wetness it becomes soft, and because of this softness it is very difficult to create any hammering action onto the solid surface. Slipping आ जाती है. So that is why if a liquid is present or the solid material is of very soft nature, then we have to use specially designed size reduction equipment. And as water is present in case of wet process, then that specially designed equipment is known as grinding ball mill, rotary grinding ball mill.
So the mixing is performed during the size reduction of the solid particles, and uh, if we have a wet process, then we will get a slurry, means solid in a liquid. And if we have a dry process, then we will get a homogeneous uniform mixture of solids. So in case of slurry, the water content will be up to 40%, while solid contents can be up to 60 to 70%. It all depends upon the processing condition of the plant or the kiln, where we will perform the heat treatment. So from the crusher and grinders, after getting the required size, the materials they are transported to the rotary kiln. So firstly, let me show you the process. This is the process flow diagram, and in this diagram, this is basically the isometric view of a processing plant. Isometric view means a 3D diagram. So it has both processes in it, a dry process as well as wet process. So एक मिनट होल्ड कीजिए. Sorry for the delay. So these points basically are showing us the reserves of our raw materials. This is for clay and this is for limestone. So with respect of with the aid of blast holes, we obtain the rocks of limestone and clay from here. Then these rocks are transported to the plant site. This is the plant site. Okay. The reserves of raw materials are generally known as quarry. So from quarry, the raw materials are transported to the plant site. This is the primary crusher, okay, where we reduce the particle size. Then the reduced particle size materials they are going to the next crusher, which in this case is a hammer mill, and the size of the particles is further reduced in this size reduction equipment. After obtaining the desired size, the materials are stored in the warehouses or in the storage tanks. So from this storage tank, then the material moves into the uh, further processing steps of the cement manufacturing plant. Okay. So this line goes into the dry process, while this line goes into the wet process. Right. So let's follow first the dry process line. So from this line, the material goes into this proportionating equipment. The proportionating equipment basically mix the raw materials in the desired size, means the required amount of the raw materials from these tanks will go into the grinding mill, where we will grind both the raw materials combinedly, collectively. As a result of this grinding, we will get a desired size and homogeneous uniform solid mixture. Then this mixture is sent in the storage tanks, and then from storage tank the same mixture following this line goes into this reactor, which is the kiln, rotary kiln for burning raw material. Okay, as in case of dry process, we have
solids, powder size solid. So in order to transport this powder solid from one point to another point, we use air. So that is why you will observe pneumatic pumps at various locations. These pneumatic pumps are there uh, in order to transport the fine solid size particles from one point to another. So following these lines, the dry solid mixture reaches the kiln in case of dry process. Okay. Now again going back to the initial point, the raw materials through this line goes for the wet processing plant. Okay. Initially again they will go in the proportionating equipment, and at this point we will again add the desired size of both raw materials into this ball mill, and at this point we add water, as wet process uses water as well. So from proportionating equipment, in required amount raw material goes into the ball mill, where we also add water, and after ball mill it goes into the tube mill, and after tube mill we get the desired size of the particles. From here the slurry is stored in these two tanks, and from these tanks the same slurry goes into this rotary kiln. तो चाहे ड्राई प्रोसेस हो चाहे वेट प्रोसेस हो, सो किल से पहले वाला प्रोसेस थोड़ा डिफरेंट है, किल के बाद प्रोसेस जो है वो सेम हो जाता है। ठीक है, इसलिए उसने दोनों की प्री प्रोसेसिंग के सेक्शन सेपरेट शो किए हैं और किल पे आके उसका एक ही प्रोसेस शो कर दिया। सो बोथ रॉ मटेरियल फ्रॉम बोथ प्रोसेसेस डिपेंडिंग अपॉन कि जोन सा भी प्रोसेस इंस्टॉल्ड है, they go into this rotary kiln, and from this side we add the solid material, and from the opposite end we add hot gases. These hot gases are generated from the combustion of a fuel. So the materials, raw materials and hot gases, they are in direct contact with each other, and the temperature in this kiln can go up to 1500 degrees C. So when the material moves towards like from left to right, and hot gases moves from right to left, so the heat transfer takes place. Hot gases give off their heat to the solid material. After getting the heat, raw materials are converted into clinkers. When the air of hot gases have given off their heat to the material, they leave the rotary kiln from this end. It may have some dust particles in it. We catch those particles, capture those particles, and then the clean dust-free flue gases are sent into the stack, from where they go into the environment. While the clinkers of the cement, they are collected at this end, and these clinkers are then cooled to the normal environmental temperature. Then they are stored. Then they are mixed with gypsum in this ball and tube mill. As a result, the mixture obtained, that mixture is known as cement. Then we store this cement into these tanks, and then they are sent towards packing, bagging and shipment section. So this is whole process flow description of a cement manufacturing plant. Any question regarding the flow nature of this process? The class diagram से related कोई question? No, sir. जागृत? जी सर सर, ये डायग्राम जाग रहे ऐसे हैं। ही याद करनी है। यस सर। जी ऐसे ही है, आपने बस वो ब्लॉक्स के फॉर्म में याद कर लेनी है इसको। ज़्यादातर तो इसमें टैंक्स ही बने हुए हैं और कुछ नहीं। सर मेरा एक जनरल क्वेश्चन है सर ये सीमेंट जो होता है सर, इसको हम एक्सपोर्ट के लिए क्लिंकर फॉर्म में रखते हैं सर, ये क्यों? क्योंकि मैंने आपको बोला ना, जैसे ही सीमेंट
जब क्लिंकर शेप में है या क्लिंकर नेचर में है, इसको जैसे ही वाटर मिलेगा ना ये हार्ड हो जाएगा और दोबारा से फिर इसको एज ए सीमेंट यूज करना इम्पॉसिबल हो जाता है। तो हम जो क्लिंकर्स होती हैं वो अनफिनिश्ड प्रोडक्ट है, सो इसकी प्राइस कम होती है दूसरी तरफ, और जो सीमेंट है उसकी प्राइस ज़्यादा होती है क्योंकि उसमें आपने फर्दर प्रोसेसिंग की होती है, जिप्सम ऐड किया होता है। मगर क्लिंकर को बड़ा सोफिस्टिकेटेडली आपको स्टोर करना होता है क्योंकि जैसे ही अगर ये मॉइस्चर के साथ इन कॉन्टैक्ट है या वाटर के साथ तो ये अपनी नेचर लूज कर जाते हैं, बट दे आर चीपर देन सीमेंट। सर इनकी स्टोरेज लाइफ ज़्यादा होती है क्लिंकर में एज कम्पेयर टू सर सिंपल हमारे पास सीमेंट होता है। लाइफ इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लाइफ से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है स्टोरेज। अगर स्टोरेज कंडीशंस मेंटेन्ड है तो फिर क्लिंकर भी उतनी लाइफ दे सकता है जितना सीमेंट। राइट सर। यहाँ तक कोई और क्वेश्चन? No, sir. Okay, now let's discuss this rotary kiln section. This point. So the section or the processing being performed in this rotary kiln, it is known as pyroprocessing, high temperature processing. So just assume it's a tube of having a very large length, and it is also slowly rotating as well. Okay? So just visualize this picture in your mind. So as the temperature in this rotary kiln is very high, up to 1500 degrees C. So obviously in order to sustain such high temperature, we need to use a special material of construction, the material of which this rotary kiln will be made of. क्योंकि टेम्परेचर बहुत हाई है तो हम नॉर्मल मटेरियल्स यूज़ नहीं कर सकते। सो सच मटेरियल्स which can sustain high temperatures, they fall in ceramic industry, or they are also known as pyromaterials. ठीक है। So initially in older versions of rotary kiln, the kiln was inclined, and the angle of inclination was 15 degree. So inclination is provided so that the solids can move easily. If the rotary kiln is completely horizontal, 0 degree angle of inclination, then the transportation of solid material from one end to the other end of the rotary kiln, it will be very difficult. So that is why there will be an inclination, so that we can have an easy movement of the solid material. Initially it was 15 degree, then it was reduced to 5 to 6 degree, and the movement of the solids was then controlled with the help of chain conveyor. इनके इंक्लिनेशन भी स्लाइटली दी हुई है, एंड देन उसके अंदर हमने चेन कन्वेयर भी इंस्टॉल किया हुआ है. चेन आर आल्सो रोटेटिंग, conveyor is also moving, and because of this inclination the movement of solid material also becomes very easy. The kiln is also rotating at a very low RPM, 1 to 3 RPM. So the RPM is provided, the rotation is given to the rotary kiln so that we can ensure the homogeneous mixing or homogeneous uniform sort of reaction within the material. Because if the kiln will not be rotating, so the surface of the material which is exposed to the flue gas, the material present in that surface, it will react and will be converted into clinker, and the material present in the bulk below the surface, it will not have the direct contact with the flue gases, तो उसको वो टेम्परेचर ही नहीं मिल पाएगा, तो वो सीमेंट में कन्वर्ट ही नहीं हो पाएगा.
So that is why we have to provide rotation so that the material is offset up and down in order to ensure the complete interaction of solid material with the hot flue gases, ताकि हर पार्टिकल तक, हर सॉलिड तक वो हीट पहुंचे और वो रिएक्ट कर सके. In case of wet process, the length of rotary kiln is up to 400 feet, while in case of dry process, the length of the rotary kiln is 150 feet. So this is a very huge a lengthy reactor. So if we give too much inclination to such a lengthy reactor, the structure और जो उसको सस्टेन करना है उस इंक्लिनेशन पे वो बड़ा मुश्किल हो जाता है. सो दैट इज वाई द इंक्लिनेशन एंगल वाज रिड्यूस्ड फ्रॉम 15 to 5 डिग्री, क्योंकि अब इंक्लिनेशन कम कर देंगे तो इतने लंबे किल को एक स्ट्रक्चरली मेंटेन करना आसान हो जाता है. ठीक है. एंड यूजुअली मटेरियल टेक्स 2 to 3 hours टू मूव फ्रॉम वन एंड ऑफ द किल टू द अदर एंड ऑफ द किल. मैंने आपको पहले बता दिया यूजुअली टेम्परेचर रेंज इन केस ऑफ wet process 300 to 1500 degrees C up to, and in case of wet process 100 to 1400 degrees C. We have to provide lining. Lining basically is provided in the interior surface of the rotary kiln so that first of all this material can sustain this high temperature. Secondly, it also acts as an insulator, so it will not allow the heat to transfer from the inner side of the rotary kiln to the environment. तो एक तो ये हाई टेम्परेचर मेंटेन करेगा, रोटरी किल की जो मटेरियल है उसकी लाइफ बढ़ेगी. दूसरा इंसुलेटर के तौर पे काम करेगा और हीट को जो रोटरी किल के अंदर है उससे इन्वायरमेंट में नहीं जाने देगा. इसलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट द रॉ मटेरियल्स दे शुड नॉट हैव इम्प्योरिटीज, स्पेशली अल्कलीज, क्योंकि वो अल्कली जो होती हैं वो इस हाई टेम्परेचर पे दे डिटोरिएट दिस लाइनिंग मटीरियल, रिफ्रैक्टरी मटीरियल. सो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हमें अल्कली कंटेंट को मिनिमाइज करना होता है. फेमसली यूज्ड लाइनिंग मटीरियल इज एल्यूमिनियम ब्रिक विच इज़ प्रोड्यूस फ्रॉम बॉक्साइट. इसके अलावा आजकल और भी बहुत से मटीरियल आ गए हैं. Okay, then comes the reaction zone with respect to temperature available in the rotary kiln. In 100 to 300 degree C temperature range, majorly evaporation or vaporization of water will take place. Then in 300 to 600 degree C, the chemically bound moisture, it will evaporate and some decomposition of carbonates will also start. In temperature range of 400 up to 900 degree C, if there is any organic matter, its combustion will start. In 600 to 900 degree C temperature range, volatilization of alkalis, chlorides, and evolution of CO2, meaning decomposition of calcium carbonate, it will take place. In temperature range of 900 to 1200 degree C, this is the main reaction zone, and between lime and clay. In between 900 to 1100 degree C, formation of tricalcium aluminate and tetracalcium aluminopyrite takes place. And where in case of 1100 to 1200 degree C, maximum formation of tricalcium aluminate and dicalcium silicate takes place. In the sixth temperature range, 1250 to 1280, the cement formed, it is melted, commencement of liquid formation. जो cement बनता है उसकी melting शुरू हो जाती है. And in this last temperature range, 1280 to 1400 degree C, the material is completely melted, and then it comes out from the rotary kiln in the form of molten liquid. So this is a rotary kiln diagram. From here we will add raw material, and from this side we will add flue gases. So flue gases will become in direct contact with the raw materials, and accordingly, with respect to these temperatures, reactions will take place. Okay? So since flue gases are generated or added at this end, so this end of the rotary kiln will have high temperature,
Now when flue gas will enter and it will exchange its heat with the solid material like this, and it will reach at this point the other end of the rotary kit. So it will have the lowest temperature क्योंकि इस दौरान उसने अपनी सारी हीट ट्रांसफर कर दी होगी सॉलिड मटेरियल पे. So at this end drying will take place, then there will be calcining, and then there will be clinkering, the commencement of liquid formation. Then these clinkers, also the liquid, molten liquid falls down, we cool it, and we get cement clinkers at this end of the rotary kit. Now clinkers are like this shape, large size balls. Then these clinkers, they are mixed with gypsum and grinded. We usually add 4 to 5% gypsum in the final product of the cement, and then gypsum and clinkers are grinded, and the standard is that the 70% of that grinded material should pass through 200 mesh sieve. It's a very fine size particle. So after this grinding we get cement, which is then sent to shipping, packing and bagging section. So this is the complete explanation of the process. If you guys have any question, please ask. Class, the question? नो सर क्लियर है. बाकी क्लास को भी क्लियर है? यस सर. Yes, sir. Yes, sir. जब सारे कहते हैं ना क्लियर है तो मैं थोड़ा परेशान जरूर हो जाता हूँ, क्योंकि जब सारे यकजुबान होके बोलते हैं क्लियर है तो या तो बाकी समझ आ गया होता है या कुछ भी समझ नहीं आया होता है. तो आके समझ आ गया सर. Then that is good. So CRs are requested to mark the attendance, please.